तो हम लोग पिछले पीरियड में कैपिटल गेन स्टार्ट किए थे जी, उसी में आगे हम देखेंगे। तो कल जैसे मैं आप लोगों को बताया था, कैपिटल गेन में हम जब दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना करते हैं, दीर्घकालीन पूंजी लाभ की जब गणना करते हैं तो क्या फार्मूला बताया था कि वहाँ पे हम प्रतिफल लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रतिफल। और उसमें फिर हम घटा लेते हैं प्राप्त करने की सूचकांक लागत। क्या घटाते हैं? प्राप्त करने की सूचकांक लागत। साथ ही साथ मरम्मत या सुधार की सूचकांक लागत घटाते हैं और हस्तांतरण व्यय को घटाते हैं। तो हमने देखा था, क्या देखा था? प्राप्त करने की लागत, प्राप्त करने की लागत, प्राप्त करने की लागत, ये क्या होता है आज हम देखेंगे इसके बारे में जी। तो कल बताया था भाई, प्राप्त करने की लागत यानी जिस संपत्ति को हम हस्तांतरण कर रहे हैं, जिससे हमको क्या होगा? पूंजी लाभ होगा, उसको पाने की लागत हमको ध्यान देना है। तो पाने की लागत यानी जो हम खरीदे होंगे जी, पाने की लागत का मतलब उसको प्राप्त करने में जितना खर्चा किए होंगे, क्रय करने में या बनाने में जो खर्च आया होगा, उसी को अपन क्या कहते हैं? प्राप्त करने की लागत कहते हैं। अब थोड़ा सा जब आगे बढ़ें तो कुछ कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिसमें हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि उसके पहले के स्वामी की जो लागत होगी वही हमारा प्राप्त करने की लागत होती है जी। जैसे बताया था कि मान लीजिए कि कोई संपत्ति हमको वसीयत में मिल गया, कोई संपत्ति हमको विल में मिल गया, वसीयत में मिल गया, या कोई संपत्ति हमको उपहार में मिल गया, गिफ्ट में मिला, तो प्राप्त करने की लागत तो वहाँ कुछ नहीं होगी जी। वहाँ प्राप्त करने की लागत क्या होगा? शून्य होगा, है कि नहीं? यदि कोई व्यक्ति हमको उपहार में दे देता है जी, गिफ्ट में दे देता है, या बंटवारे में संपत्ति मिल जाता है, तो उसको हमको खरीदने के लिए किसी को पैसा देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा ना। उसको खरीदने के लिए किसी को पैसा देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा भाई। इसलिए यहाँ पे हमारे लिए भी प्राप्त करने की लागत कुछ नहीं है, हमने कोई भुगतान नहीं किया, लेकिन हमारे पहले यानी जो हमको दिया है किसी ने तो खरीदा होगा उसको, और उसने जितने में खरीदा होगा वही हमारे लिए क्या होगा? प्राप्त करने की लागत होगी। इसीलिए बोला है पूर्व स्वामी की लागत को प्राप्त करने की लागत माना। पूर्व स्वामी की लागत को प्राप्त करने की क्या मानना? लागत मानना। ये पहली पॉइंट आपको ध्यान देना है, तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को जी। प्राप्त करने की लागत में पहला है पूर्व स्वामी की लागत को प्राप्त करने की लागत मानना। पूर्व स्वामी की लागत को प्राप्त करने की लागत मानना। पूर्व स्वामी की लागत को प्राप्त करने की लागत मानना। तो किस परिस्थिति में अपन मानेंगे इसको जी? कि जब कोई संपत्ति वसीयत में मिले या उपहार या भेंट में कोई संपत्ति मिले, तो उसके पहले जितने में जिसने खरीदा होगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्राप्त करने की लागत होगी। अब हम जानते हैं कि मान लीजिए किसी को भेंट मिला है, उसको किसी ने दिया होगा और किसी ने दिया होगा, तो किसी ने तो खरीदा होगा उसको ना, तो उसने जितने में खरीदा होगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्राप्त करने की लागत हो जाएगी। फिर आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट है अंश एवं प्रतिभूति की लागत। दूसरा है अंश एवं प्रतिभूति की लागत। अंश एवं प्रतिभूति की लागत। अब अंश किसको कहते हैं? अंश कहते किसको हैं? किसी कंपनी तो जब किसी कंपनी के पूंजी का एक हिस्सा अपन खरीद लेते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? अंश पूंजी कहते हैं जी। तो अंश पूंजी की जो लागत है, जितने में वो खरीदा होगा वो उसके लिए लागत मान लिया जाएगा जी।
ठीक। अब उसके बाद आता है बोनस अंश। अभी मैं जो पहले बताया कि पहले बार जो इशू हो रहा है उसको अपन जितने में खरीदे होंगे वो तो क्या हो जाएगा, प्राप्त करने की लागत हो जाएगी जी। अब दूसरा बोला है बोनस अंश। बोनस अंश किसको कहते हैं पता है आप लोगों को? नहीं सर। बोनस अंश क्या होता है, कंपनी जो है जब लाभ होती है तो शेयर होल्डर को लाभ में हिस्सा देती है जी, जिसको अपन लाभांश कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, लाभांश कहते हैं। तो कंपनी वहां पे नगद में ना दे करके, पैसा ना दे करके यदि अंश दे देती है तो उसको अपन बोनस अंश कह देते हैं जी। कंपनी जो है लाभ को नगद ना दे करके, कंपनी जो है लाभांश को नगद ना दे करके यदि अंश पूंजी के रूप में देती है तो उसको अपन क्या कहेंगे, बोनस अंश कहेंगे जी। ठीक है। तो बोनस अंश की लागत अब क्या होगी जी, तो बोनस अंश की प्राप्त करने की लागत शून्य मानी जाती है जी। बोनस के प्राप्त करने की लागत क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है भाई, क्योंकि इसमें कुछ देना नहीं पड़ रहा है, बस इतना ही है। कुछ शेयर होल्डर को, यानी जिसने बोनस अंश प्राप्त कर रहा है वो जो लाभ पाता वो लाभ ना पा करके अंश पा रहा है जी, इसलिए उसको क्या कहते हैं अपन, बोनस अंश कहते हैं। क्लियर हुआ ना? यानी बोनस क्या होता है, कभी कभार कर्मचारियों को मिलता है जी त्योहार आदि में, उसको अपन बोनस कहते हैं, लेकिन यहाँ अंश के रूप में मिल रहा है जी। तो ऐसा नहीं है त्योहार आदि में नहीं है, बल्कि कंपनी अपने लाभ का हिस्सा नगद न दे करके यदि अंश में देता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, बोनस अंश कहते हैं। इसकी प्राप्त करने की लागत क्या होगी, शून्य होगी जी, क्योंकि इसको हमको कुछ देना नहीं पड़ेगा। यानी जिस शेयर होल्डर को बोनस अंश मिलेगा उसको कुछ देना नहीं पड़ेगा जी, बल्कि लाभ नहीं मिलेगा, उसके बदले में उसको क्या मिल जाता है, अंश मिल जाता है, और इसकी प्राप्त करने की लागत क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट है, बोनस अंश लिखो ना। अगला पॉइंट है ख्याति आदि को प्राप्त करने की लागत। ख्याति, गुडविल को प्राप्त करने की लागत। अब ख्याति क्या होता है जी, ख्याति किसको कहते हैं, ख्याति किसको कहते हैं जी, सिद्धि, पुरानी प्रसिद्धि, नाम या प्रसिद्धि को जी। नाम या प्रसिद्धि को अपन क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं जी, है ना भाई। तो अब ख्याति, साथ ही साथ आप जानते हो कि यदि अपन किसी ऐसे स्थान में जाएं जहाँ का नाम ज्यादा है तो वहाँ माल क्या होता है, ज्यादा में मिलता है जी। जैसे मान लीजिए आप लोगों को पिक्चर देखनी है, मान लीजिए आपको पिक्चर देखनी है, तो यहाँ पे शिव टाकीज है, देखे हो ना, शिव टाकीज देखे हो कि नहीं, शिव टाकीज है यहाँ पे, और पीवीआर है जी। तो कहाँ देखोगे, पीवीआर, वहाँ तो ज्यादा लेता है ना जी, 200 लेता है, 250 लेता है वहाँ तो, और जबकि ये आपका 70 रुपया 100 रुपये में दिखा देंगे। वही पिक्चर आपको देखनी है, लेकिन वहाँ क्यों जाओगे, क्योंकि उसकी गुडविल बन गई जी, ख्याति बन गई। यानी हम जिस चीज को पाना चाह रहे हैं उसको ज्यादा भी देते हैं, तो जितनी ज्यादा राशि देंगे वही क्या हो जाता है, ख्याति हो जाता है, वही क्या हो जाता है, ख्याति हो जाता है। उसी तरह जब अपन व्यवसाय खरीदते हैं, जब कोई व्यवसाय को खरीदा जाए तो जितनी की संपत्ति वहां से हमको मिलेगा उससे यदि ज्यादा पेमेंट किया जाए, जितनी संपत्ति हमको मिलेगा उससे यदि अपन ज्यादा पेमेंट कर देते हैं तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वही क्या हो जाता है, ख्याति हो जाता है। उसी को क्या कह देते हैं, ख्याति कह देते हैं। साथ ही साथ एक फार्मूला भी बताया गया है कि क्रय मूल्य माइनस शुद्ध संपत्ति, क्रय मूल्य माइनस शुद्ध संपत्ति बराबर ख्याति। यानी व्यापार को हम खरीद रहे हैं तो व्यापार का जितना संपत्ति और दायित्व मिलेगा जी, तो संपत्ति में से दायित्व घटा देंगे तो शुद्ध संपत्ति आ जाता है। संपत्ति में से दायित्व यदि घटा दें तो क्या आ जाता है, शुद्ध संपत्ति आ जाता है जी।
और जितने में अपन खरीद रहे हैं उसमें से शुद्ध संपत्ति घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, ख्याति होगा। यानी एक्स्ट्रा जो दिया जा रहा है, जितना हम पा रहे हैं उसके बदले में जितना ज्यादा हम दे रहे हैं वही क्या होता है, ख्याति होता है। उसी को क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। तो जब अपन खरीदते हैं ख्याति, जैसे अभी ख्याति खरीदेंगे, हमको मान लो 2 लाख का संपत्ति मिल रहा है और हम बदले में 2.5 लाख दे रहे हैं। 2 लाख की संपत्ति हमको मिल रही है और बदले में अपन 2.5 लाख दे रहे हैं, इसका मतलब 50,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और 50,000 जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वही क्या है, ख्याति है। जो 50,000 अपन एक्स्ट्रा दे रहे हैं वही क्या है, ख्याति है। तो यदि मान लीजिए ख्याति अपन खरीदते हैं तो क्रय मूल्य वहां पे प्राप्त करने की लागत हो जाएगी जी। यहाँ पे अपन ख्याति खरीद रहे हैं, 50,000 की ख्याति खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा लागत क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा ख्याति का जी। अब मान लीजिए ख्याति को नहीं खरीदा गया, स्वयं अर्जित किया गया होगा जी। जैसे भी पीवीआर कह रहे हो, उन्होंने अपना स्वयं अर्जित किया। अब यहाँ 2 पीवीआर है कि नहीं, और कौन सा अच्छा है जी, मैग्नेटो वाला। तो वो स्वयं अर्जित किया है, लोगों के मन में यदि उसका नाम आ गया यानी उसने क्या किया है, स्वयं अर्जित किया है जी, तो वहां पे प्राप्त करने की लागत 0 होगी। तो 2 बात आपको ध्यान देना है ख्याति में, कि यदि ख्याति खरीदी होगी तो प्राप्त करने की लागत क्रय मूल्य होगा, और मान लीजिए स्वयं अर्जित की होगी तो वहां पे प्राप्त करने की लागत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को जी। पहला, यदि ख्याति क्रय किया गया हो, यदि ख्याति क्रय किया गया हो तो प्राप्त करने की लागत क्रय मूल्य, तो प्राप्त करने की लागत क्रय मूल्य प्राप्त करने की लागत क्रय मूल्य। नीचे से दूसरा पॉइंट लीजिएगा, यदि ख्याति स्वयं अर्जित की गई हो, यदि ख्याति स्वयं अर्जित की गई हो तो प्राप्त करने की लागत 0 होगा, तो प्राप्त करने की लागत 0 होगा। नेक्स्ट आ जाइए। अब कल आप लोग टेबल देखे थे जी, जिसको अपन क्या बोले थे, सूचकांक, है ना भाई। सूची में अंक दिया था, इसलिए अपन सूचकांक बोले थे भाई। तो सूचकांक में आप लोगों ने देखा है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो 2000 और 2001 से स्टार्ट हुआ है। किन साल से स्टार्ट हुआ है, 2001 से स्टार्ट हुआ है जी, है कि नहीं। टेबल आप देख सकते हो जी, टेबल पुनः आपके बुक में दिया है, टेबल को आप देख लीजिए, पेज नंबर 363 में है, जिसमें आप देखोगे कि शुरू में 2001 और 2 दिया है जी, 2001 और 2 दिया है, जिसका मूल्य कितना दिया है, 100 रुपये दिया है। अब मान लीजिए हम 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदे हो, मान लीजिए जी, पहले क्रय किए हैं या प्राप्त किए हैं जी। मान लीजिए कोई संपत्ति जो है 1 अप्रैल 2001 के पहले प्राप्त किए हैं, मान लो 99 में खरीदे होंगे, मान लो हमने उस संपत्ति को कब खरीदा, 99 में खरीदा। तो हम सूचकांक लाकर जब निकालते हैं तो अपन फार्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि लागत गुणा बिक्री वाले वर्ष का स्फीति सूचकांक और बटा क्रय वाले वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक का भाग देते हैं जी। अब हमको तो 99 का स्फीति दिया ही नहीं है जी, तो किसका भाग देंगे, है ना भाई। उस दशा में भाग किसका देंगे जी, क्योंकि 2001 और 2 का 100 है, यदि 2001 में खरीदे तो हम 100 का भाग देंगे, और 99 में खरीदे तो अब किसका भाग दोगे जी। तो उस दशा में बताया गया है कि मान लीजिए कोई भी संपत्ति 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा गया होगा,
तो वहाँ पे प्राप्त करने की लागत 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य होगा या उसकी लागत मूल्य होगी जी। दोनों में से जो करदाता चुन ले उसको अपने को प्राप्त करने की लागत मानना है। कब? जब 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा हो, तो 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा हो तब अपन ऐसे देखेंगे कि उसका 1 अप्रैल का जो बाजार मूल्य होगा वो या उसकी लागत जो करदाता के हित में हो उसको आपको लेना है। यानी हम जानते हैं कि लाभ निकालने के लिए लागत घटाया जाता है। लाभ निकालने के लिए क्या घटाते हैं? लागत। तो जब अपन ज्यादा को घटाएंगे तभी लाभ कम होगा जी, और वो करदाता के लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा जी, कम टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए जो दोनों में से ज्यादा होगा, यानी 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य ज्यादा है तो 2001 के बाजार मूल्य को ले लेंगे, और यदि लागत ज्यादा होगा तो लागत को ले लेंगे जी। तो दोनों में से जो अधिक होगा उसको हमको लेना है। ठीक, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को भी। एक अप्रैल 2001 के पूर्व 1 अप्रैल 2001 के पूर्व संपत्ति प्राप्त करने की दशा में, संपत्ति प्राप्त करने की दशा में 1 अप्रैल 2001 के पूर्व संपत्ति प्राप्त करने की दशा में प्राप्त करने की लागत, प्राप्त करने की लागत इस दशा में निम्न से कोई एक चुनी जा सकती है। इस दशा में निम्न से कोई एक चुनी जा सकती है। निम्न में से कोई एक चुनी जा सकती है। पहला पॉइंट, 1 अप्रैल 2001 का उचित बाजार मूल्य, 1 अप्रैल 2001 का उचित बाजार मूल्य, और दूसरा, करदाता को संपत्ति प्राप्त करने की लागत, करदाता को संपत्ति प्राप्त करने की लागत। तो ये दो जोनों में अधिक होगा जी, चुनी जा सकती है, मतलब वो करदाता के ऊपर छोड़ दिया कि जो चुन ले, तो जो ज्यादा होगा वो चुनना है आपको जी, तभी लागत ज्यादा आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे वही पॉइंट बता दिया जी कि मान लीजिए कि हम 1 अप्रैल 2001 के पूर्व स्वामी ने कोई पाया होगा तो प्राप्त करने की लागत क्या होगी जी। तो वही बताया कि जितने में भी खरीदा होगा वही हमारे लिए भी प्राप्त करने की लागत होगा, जो पहले परिस्थिति में हमने देखा था। पहली परिस्थिति में हमने देखा था कि 1 अप्रैल 2001 के पहले पाया होगा तो जितने में पाया होगा उतनी हमारे लिए भी प्राप्त करने की लागत हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है आपके बुक में, देखोगे 17वां पॉइंट दिया हुआ है जी, पेज नंबर 270 में एकदम नीचे में दिया है 17.17, पेज नंबर 370 एकदम लास्ट में दिया हुआ है। पेशगी रकम जब्त करने की दशा में लागत, पेशगी रकम जब्त करने की दशा में लागत। मिला? तो हेडिंग दे लीजिए, पेशगी रकम जब्त करने की दशा में लागत, पेशगी रकम जब्त करने की दशा में लागत। पेशगी रकम जब्त
करने की दशा में लागत। पेशगी का मतलब अग्रिम, एडवांस। हम जानते हैं कि जब कोई व्यापारी किसी से सौदा करता है, इस संपत्ति को खरीदने बेचने की जब सौदा होती है तो एडवांस देने की बारी होती है जी। एडवांस दे दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है जो सौदा है वह पक्का है कि नहीं। अब मान लीजिए उसने एडवांस तो दे दिया, लेकिन भविष्य में अपनी जो शर्त था उसको पूरा नहीं कर पाया जी, यानी शर्त को पूरा ना होने के कारण संपत्ति को नहीं ले पाया वो, तो जो उसने एडवांस दिया था वो डूब जाएगा जी, क्योंकि वापस तो नहीं करेगा बेचने वाला। विक्रेता जो है पेशगी तो वापस नहीं करेगा जी, या करेगा भी तो कुछ परसेंट करेगा जी, बाकी तो काट लेगा। वो बोलेगा कि भाई तुम अपनी शर्त पूरा कर दो, मेरे पूरा पैसा दे दो और अपनी संपत्ति ले जाओ, यही कहेगा ना भाई, है कि नहीं। तो इस दशा में पेशगी डूब गया जी। इस दशा में क्या हो गया, अग्रिम राशि डूब गई। तो ध्यान दीजिएगा, उस दशा में ऐसा बोला गया है कि उसको बिना बेचे, बिना हस्तांतरित किए पैसा पा गया विक्रेता ने जी, उसको बिना बेचे पैसा तो पा गया ना एडवांस के रूप में, जो भी पाया होगा वो एक तरह से लाभ ही तो हुआ ना वो। लेकिन चूंकि संपत्ति वो बेचा नहीं है, संपत्ति को हस्तांतरित नहीं किया है, उसको अपन पूंजी लाभ अभी नहीं मानेंगे। उस दशा में बोला गया है कि जितनी उसकी लागत होगी उसमें पेशगी रकम से कम कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए संपत्ति की लागत 5 लाख था और उसने 50,000 रुपये एडवांस पाया, तो जब भी उस संपत्ति को बेचेगा तो लागत 5 लाख ना होकर के 4.5 लाख हो जाएगा जी। जो पेशगी रकम है उसको लागत से क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ठीक। क्योंकि पेशगी रकम अभी लाभ नहीं है, पेशगी रकम जो मिला है अभी लाभ नहीं है, क्योंकि संपत्ति अभी हस्तांतरण नहीं हुआ है। जिस समय हस्तांतरण होगा उस समय उसे लाभ माना जाएगा जी, तो लाभ उस समय एक्स्ट्रा तो नहीं मानेंगे, इसलिए वहां पे बोला है कि उतने से लागत को अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और 4.5 लाख उसकी प्राप्त करने की लागत होगी, 4.5 लाख घटाएंगे तो ऑटोमेटिक 50,000 रुपये ज्यादा लाभ आ जाएगा जी, ठीक ना। क्लियर ना भाई, कि मान लीजिए उसने 6 लाख में बेचता तो एक ही लाभ हुआ ना, 5 लाख की संपत्ति है, 6 लाख में बेचा, 1 लाख लाभ हुआ, लेकिन उसने 50,000 रुपये एडवांस पा गया था, इसलिए अपन अब घटाएंगे 4.5 लाख रुपया। तो 6 लाख में जब 4.5 लाख रुपया घटाओगे तो 1.5 लाख का लाभ आ गया, 1 लाख उधर और 50,000 जो अग्रिम में पाया था वो ऐसा मिला के 1.5 लाख हो गया जी। तो यदि पेशगी रकम जब्त कर लिया जाए उस दशा में उसके प्राप्त करने की जो लागत है उसकी पेशगी रकम की तक अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, शेष उसका प्राप्त करने की लागत माना जाए, ठीक। लिख लीजिए इस बात को भी। यदि कोई राशि अग्रिम रूप में प्राप्त हुआ, कोई राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त हुआ और सौदा पूरा ना होने के कारण, और सौदा पूरा ना होने के कारण, सौदा पूरा ना होने के कारण अग्रिम राशि जब्त हो जाती है। सौदा पूरा ना होने के कारण अग्रिम राशि जब्त हो जाती है। उस दशा में प्राप्त करने की लागत, प्राप्त करने की लागत उसके पहले की लागत में, उसके पहले की लागत में प्राप्त अग्रिम राशि घटा दी जाएगी। पहले की लागत में प्राप्त अग्रिम राशि, उसके पहले की लागत में प्राप्त अग्रिम राशि घटा दी जाएगी। प्राप्त अग्रिम राशि घटा दी जाएगी। शेष राशि, शेष राशि प्राप्त करने की लागत होगी। शेष राशि प्राप्त करने की लागत होगी।
तो इतने चीज आप लोगों को संपत्ति की प्राप्त करने की लागत में ध्यान में देना है जी। संपत्ति को प्राप्त करने की लागत में ध्यान देना है जी, इतने चीज जी। अब इसके बाद आप लोग सवाल बना सकते हो भाई, सवाल इसमें बनेगा। आगे थोड़ा सा कर मुक्त पूंजी लाभ और दिया हुआ है जी, कर मुक्त पूंजी लाभ दिया हुआ है, उसको देख करके फिर और बना। थोड़ा सा मैंने नियम बचा हुआ है कहने का मतलब। तो एक आध पहले सवाल देखें कि पूंजी लाभ नियम को पूरा कर लें। सवाल देखें एक आध पर, तो एग्जाम्पल तरफ देख लें। बुक है, हैं? मैं जो बुक देख रहा हूँ उसमें 9वां एग्जाम्पल है, पेज नंबर 371, पेज नंबर 371, 9वां एग्जाम्पल। आप कर दो बेटा, आप कर दो।